आयतुल्लाह खमेनी इज डेड, लेकिन ये वॉर खत्म नहीं होने वाली है। ट्रम्प बार बार वीडियो मैसेजेस के थ्रू बता रहा है कि ये वॉर तब तक चलेगी जब तक ईरानी आर्म फोर्सेस अपने गन छोड़ के सरेंडर ना करते और वहां पर रेजिम चेंज ना हो जाए। Operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. अमेरिका अपने पूरे डिफेंस माइट के साथ इस वॉर को एंड कंक्लूजन पे ले जाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी जो 86 साल का सुप्रीम लीडर था और 36 सालों से ईरान पे आयरन फिस्ट रूल चला रहा था, वो चला गया है और उसके साथ उसका बेटा, बेटी, दामाद, पोता और 7 सीनियर डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स सबके सब एक अटैक में मारे गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया। ईरान ने माइंस बिछा के नेवल ब्लॉकेड लगा दिया और दुनिया का 20% ऑयल यहीं से गुजरता है और ये अब एकदम से रुक जाएगा। कतार में आसमान से मौत बरस रही है। बहरेन में सिविलियन बिल्डिंग्स पे ड्रोन गिर रहे हैं। दुबई मरीना के ऊपर मिसाइल शूट डाउन की जा रही है। पाम जुमेरा के होटल में आग लग रही है। दुबई के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट शट डाउन हो चुका है। सऊदी अरेबिया ऑफिशियली इस वॉर में उतर चुका है और कुछ यूरोपियन नेशंस भी अमेरिका के साथ आ गए हैं। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जल रहा है और इस सब के बीच में एक आयरनी चल रही है। ईरान के अंदर लड़कियां छत पे चढ़ के नाच रही हैं और फायरवर्क्स चला रही हैं, खुश हैं कि खमेनी जा चुका है। लेकिन भारत में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत में कुछ न्यूज वाले रो रो के इस खबर को सुना रहे हैं। कश्मीर से लखनऊ तक मातम मनाया जा रहा है। श्रीनगर में लाल चौक पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लखनऊ में इमाम बाड़ा पे हजारों लोग जमा है और स्लोगन चल रहे हैं कि 1000 खमेनी और पैदा होंगे। ईरान में जश्न और भारत में मातम, यहाँ पर एक बहुत बड़ी आयरनी है। तो आज के इस वीडियो में इसी पूरी कहानी को समझते हैं। अटैक कैसे हुआ, खमेनी कैसे मारा गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा, गल्फ कंट्रीज पे क्या असर पड़ रहा है और अपने देश के अंदर ये आयरनी कहां से निकल के आ रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सारा खेल शुरू कैसे हुआ। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक करी थी। तेहरान के डाउनटाउन में मिसाइल गिराई गई। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमोरी एरिया, सैयद खानदान, सब जगह पर धमाके हुए। सिर्फ तेहरान में ही नहीं बल्कि इस्फहान, कोम, कराज, करमशाह, सब जगह पर स्ट्राइक की गई। कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद हो गया। इराक के ऊपर से लिटरली क्रूज मिसाइल के झुंड निकल रहे थे। ऑलमोस्ट हर देश ईरान में अपनी एम्बेसी बंद करना शुरू कर चुका है और ये अटैक कोई नया नहीं है। लास्ट ईयर जून में भी इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन की वॉर चली थी। यूएस ने भी लास्ट ईयर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे। ट्रंप ने बोला था कि इससे ईरान का न्यूक्लियर प्लान तबाह हो जाएगा, लेकिन असलियत में इस अटैक से न्यूक्लियर प्लान को सिर्फ 6 महीने का नुकसान हुआ था। ईरान ने मिसाइल का स्टॉक पाइल रीबिल्ड करना शुरू कर दिया और जब खमेनी के कंपाउंड में 30 बंकर बस्टर बम गिरे, तब उस टाइम पर भी वो एक टॉप सीक्रेट मीटिंग में बैठा था ईरान की सरकार के सबसे पावरफुल लोगों के साथ। अब इस मीटिंग की जानकारी इजराइल और यूएस को किसी सैटेलाइट से पता नहीं चल सकती। किसी ने अंदर से इंफॉर्मेशन पास करी थी, मतलब मोसाद और CIA के एजेंट इनके इनर सर्कल में बैठे थे। एक्स ईरानियन प्रेसिडेंट तो ये बात खुद बोल चुका है कि ईरान के अंदर एंटी स्पाई यूनिट जो बनाई गई थी उसका हेड खुद एक इजरायली मोसाद एजेंट था। तो इतना डीप पेनिट्रेशन है इनकी इंटेलिजेंस का ईरान के अंदर। इस वॉर में एक और ऐसी चीज हुई जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। यूएसए ने खमेनी पे अटैक करने के लिए एंथ्रोपिक कंपनी के क्लॉड AI का यूज करा। इससे पहले इसका यूज इन्होंने वेनेजुएला में भी किया था। कुछ टाइम पहले तक आप देखो AI लोगों को एक फ्यूचर की चीज लगती थी और आज वॉर से लेकर जॉब तक हर जगह बिना AI के काम ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन आम प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि AI को सीखना स्टार्ट कहां से करें और इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-day लाइव AI ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो इस वीक सैटरडे और संडे को होगा 10 AM से 7 PM तक by Outskill. Outskill is world's first AI educational platform backed by strong AI founders and leaders. Normally इसका प्राइस होता है 10,000 रुपीज, लेकिन सिर्फ आपके लिए ये होने वाला है बिल्कुल फ्री। इसको होस्ट करेंगे Outskill, जो दुनिया का पहला AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये प्रोग्राम आपको 16 घंटे में वो सिखा देगा जो लोगों को समझने में कई महीने लग जाते हैं, जैसे कि 10+ AI टूल्स को आप अपना पर्सनल टूलकिट कैसे बना सकते हो, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से AI को एग्जैक्टली अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, कैसे रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और बिना कोड लिखे अपने लिए पर्सनल AI एजेंट्स बना सकते हो। ये ट्रेनिंग सबके लिए है, चाहे आप सेल्स, IT, टेक, नॉन टेक, फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर या एक फाउंडर हो। 40+ कंट्रीज के 10 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स ये कोर्स ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि AI आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, लेकिन AI यूज करने वाले लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना फ्री स्पॉट सिक्योर कर लो और अपडेट्स के लिए इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी सीट्स
काफी लिमिटेड है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये वॉर अचानक से शुरू हो गई, लेकिन असलियत में ये 45 साल से इसका बिल्डअप चल रहा था। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जब शाह को हटा के खमीनी जैसे क्लेरिक्स ने पूरे देश में कंट्रोल कर लिया था, और उस दिन से ईरान के अंदर एक मिशन चल पड़ा था। ये दो ही बातें कर रहे थे, डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। पूरे रीजन में अपने इस्लामिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ईरान ने एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया, जिसे इसने कहा रेजिस्टेंस एक्सेस। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हौती और इराक के अंदर मिलिशिया, ये सब के सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान इन्हें पैसे, वेपन, ट्रेनिंग सब कुछ सप्लाई करता है, और ये सारे लोग मिलके इजराइल को चारों तरफ से घेर रहे थे। तो इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा था। दूसरा एंगल है न्यूक्लियर का। ईरान बहुत सालों से यूरेनियम एनरिच कर रहा है। ये कहते हैं कि हम पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता है। 2015 में ओबामा ने एक डील करी थी। Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year, Iran will not get its hands on a nuclear bomb. ताकि ईरान इस एनरिचमेंट को स्लो करे। लेकिन ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में पावर में आने के बाद 2018 में इस डील को तोड़ दिया। उसने बोला कि ये वर्स्ट डील एवर थी। The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. ईरान ने फिर से फुल स्पीड एनरिचमेंट शुरू कर दिया। जिनेवा में दोबारा से टॉक्स हुई, लेकिन ये टॉक्स फेल हो गई, और ईरान ने बोला हम एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। अब ईरान वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के इतना करीब पहुंच चुका था, जो इजराइल और यूएस के लिए एक रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा था। और तीसरा एंगल आता है खुद ट्रंप का एंगल। ट्रंप पहले टर्म में ईरान के बहुत अगेंस्ट था। कासिम सुलेमानी को इसने मरवाया, मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन ईरान के अगेंस्ट चलाई, और दूसरे टर्म में वो इसी को आगे ले जा रहा है। जनवरी में इसने बोला था कि हम ईरानियन प्रोटेस्टर्स के लिए हेल्प बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and all I say to them is help is on its way. ट्रंप को पता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ऑयल सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है, इसीलिए ईरान पे अटैक करने से पहले उसने वेनेजुएला पे अटैक करके क्रूड ऑयल सिक्योर करा। ये सारी की सारी चीजें बहुत ही प्लान्ड और कैलकुलेटेड वे में चली। और लास्ट एंगल आता है ईरान के अंदर का एंगल। 100 से ज्यादा सिटीज में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। विमेन ने हिजाब उतारना शुरू कर दिया था। मासा अमीनी के बाद से एक पूरी जनरेशन खमेनी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। रेजिम ने 30,000 प्रोटेस्टर्स को मरवाया है, लेकिन प्रोटेस्टर्स रुक नहीं रहे थे। तो ईरान अंदर से भी टूट रहा था और बाहर से इस पे प्रेशर पड़ रहा था, और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था। तो ये जो वॉर शुरू हुई, ये कोई सिंगल इवेंट से नहीं ट्रिगर हुई। ये 45 साल के जियोपॉलिटिक्स का एक क्लाइमेक्स चल रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल की एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी, अमेरिका का मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी और ईरानियन अवाम की आजादी की डिमांड। और ये सारी चीजें जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, तो रिजल्ट ये हुआ कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस टाइम पे जल रहा है। अब इस वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर जा रहे हैं। तीनों साइड्स ने इस ऑपरेशन को अलग नाम दिया है, और इस नाम से उनके इंटेंशन क्लियर होते हैं। इजराइल ने नाम दिया है लायंस रोर। नेतन्याहू ने पर्सनली इसको चूज करा है। दरअसल जून 2025 में इजराइल ईरान के बीच में 12 दिन की वॉर चली थी। उस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन, और ये वाली वॉर उसी का सीक्वल है। तो पहले शेर राइज कर रहा था और अब वो दहाड़ रहा है। बाइबल में भी लिखा है द पीपल शैल राइज एज अ ग्रेट लायन। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। 1979 से पहले ईरान के फ्लैग पे एक शेर था तलवार के साथ में। तो यहाँ पर इजराइल की तरफ से डुअल मैसेजिंग है। इजराइल खुद को शेर बता रहा है और ईरानियों से कह रहा है कि तुम भी अपने अंदर का पुराना शेर वापस लाओ और आजादी की डिमांड करो। तो यहाँ पर जो इजराइल का ऑपरेशन है वो खुला इन्विटेशन है यहाँ पर रेजिम चेंज के लिए। वहीं अमेरिका ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. पेंटागन के जो ट्रेडिशनली नाम होते हैं ऑपरेशन के, डेजर्ट स्टॉर्म, इराकी फ्रीडम, बोरिंग और ब्यूरोक्रेटिक नाम होते हैं, लेकिन एपिक फ्यूरी सिनेमैटिक है, मिथोलॉजिकल है, एक फाइनल चैप्टर वाला नाम है। और ट्रंप हमेशा से ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है जो डिसाइसिव और हिस्टोरिक लगे। वहीं ईरान ने इस ऑपरेशन को फतेह खैबर नाम दिया। 628 CE में प्रॉफिट मोहम्मद की ज्यूश ट्राइब के खिलाफ एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी खैबर के अंदर। ये इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बड़ी विक्ट्री थी। अली इब्न तालिब ने इसको लीड किया था। ईरान ने सीधा इस ऑपरेशन को रिलीजियस फ्रेमिंग दे दी है, क्योंकि उनके लिए कोई जियोपॉलिटिकल वॉर नहीं है, बल्कि एक होली वॉर है। तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं और तीनों के अपने अपने नाम हैं, और ये नाम समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी वॉर्स मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। यहाँ पर नैरेटिव वॉर भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, और नैरेटिव के साथ में ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर जेंजी भी बनती जा रही है। एक तरफ इजराइल मिसाइल मारता है, दूसरी तरफ इजराइल वॉर रूम हैंडल से GIF भी पोस्ट करे जा रहे हैं। अगर मैसेजिंग की बात करें तो ट्रंप अपने आप को पीस प्रेसिडेंट की तरह बहुत प्रोजेक्ट करता है। नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और इसी मैसेजिंग के चक्कर में उसने बनाया था बोर्ड ऑफ पीस। इसकी अभी कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई थी। लेकिन ये सारी लड़ाई देख के लोग पूछ रहे हैं, आर दे बोर्ड ऑफ पीस
और आर दे बोर्ड ऑफ पीस? अब अमेरिका और इजराइल ने तो ईरान पे अटैक कर दिया, लेकिन ईरान जैसे रिटेलिएट कर रहा है और उसका जो स्केल है ये किसी ने इमेजिन नहीं करा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये 21 माइल का छोटा सा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। हर दिन 21 मिलियन बैरल यहां से निकलते हैं। सऊदी, इराक, कुवैत, यूएई सबका तेल यहीं से जाता है। ईरान ने यहां पर माइंस बिछा के नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। ये रास्ता ब्लॉक होते ही पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस एकदम से शूट करने लगे हैं और ये ब्लॉकेज अगर लंबा चला तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। और ईरान यहां पर सिर्फ ब्लॉकेड नहीं कर रहा है बल्कि ऑयल शिप्स पे डायरेक्टली अटैक कर रहा है। शिपिंग कंपनीज यहां से अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर रही हैं और हर ट्रिप की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ये 1-2 वीक अगर और चल गया तो भारत को इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मेजर जो भारत का ऑयल आता है वो इसी रास्ते से आता है। और यूएस ने इसी बात को प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए ईरान पे अटैक करने से पहले उसने वेनेजुएला में कब्जा करके क्रूड ऑयल सिक्योर कर लिया था। लेकिन बाकी दुनिया के लिए यहां पर बड़ी प्रॉब्लम होगी। फायदे में रहेगा तो पुतिन, क्योंकि रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और चाइना जो ज्यादातर ऑयल अपना रशिया और ईरान से खरीदता है, अगर ईरान का ऑयल नहीं आया तो रशिया से वो सारा ऑयल खरीदने लगेगा और उनको बहुत प्रॉफिट होगा। और ईरान यहां पे सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं रुक रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में कर रहा है। कुवैत, कतार, बहरीन, यूएई, हर जगह पर ड्रोन्स और से गिराए जा रहे हैं। यूएस के फाइटर प्लेन्स आसमान से टपक रहे हैं। कुवैत ने कंफर्म करा है कि एक नहीं बल्कि 3 प्लेन्स इनके गिर चुके हैं। बहरीन के अंदर यूएस का जो नेवी फ्लीट है उस पे भी मैसिव अटैक किया गया, इतना मैसिव अटैक था कि चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं दिखाई दे रहा था। सऊदी अरेबिया में दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है रास तनुरा, उस पे भी ईरान ने शाही ड्रोन से अटैक करा और वो भी बंद हो चुकी है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी इसकी वजह से एक दिन में 10% शूट अप कर गए थे। बहरीन में एक बिल्डिंग पर शाही ड्रोन गिरा और थोड़ी देर में पूरी बिल्डिंग धू-धू करके जलने लगी। किसी ने इस अटैक की फुटेज इस बिल्डिंग में ही 2 फ्लोर नीचे से बनाई थी। और ये कोई वॉर जोन भी नहीं है, ये सिविलियन एरिया है और ईरान ये सारे अटैक जानबूझ के कर रहा है ताकि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिका पर ये वॉर को रोकने के लिए प्रेशर बनाए। यूएई में भी मिसाइल गिर रही है। पाम जुमेरा के एक होटल में आग लग गई। हालांकि ज्यादातर मिसाइल यूएई ने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कतर में आसमान से मौत बरस रही है। लोग मिसाइल के प्रे कर रहे हैं कि उनके ऊपर ना गिर जाए। दुबई मरीना के ऊपर मिसाइल शूट डाउन की जा रही है। दुबई में जो दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो शट डाउन हो चुका है। दुबई के बाद अबू धाबी एयरपोर्ट पे भी अटैक हुआ है। दुबई जो दुनिया का सबसे सेफ टूरिज्म हब माना जाता है, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई सेफ नहीं है तो मिडिल ईस्ट में कोई जगह सेफ नहीं है। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज पब्लिकली यूएस को क्रिटिसाइज करने लगे हैं, कह रहे हैं यूएस हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि ये वही कंट्रीज हैं जो यूएस के सबसे क्लोजेस्ट अलाई हैं गल्फ के अंदर। अब वही बोल रहे हैं कि तुमने हमें इस मेस में डाल दिया है और अब कवर भी नहीं दे रहे हो। सऊदी अरेबिया जो अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ा पावरफुल देश है वो ऑफिशियली अब वॉर में एंटर कर चुका है। उसने यूएस फाइटर जेट्स के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस मिशन में ईरान के अगेंस्ट यूएस को सपोर्ट करने की बात कह दी है। वैसे यूरोप के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी हुई। ये पूरा का पूरा जो अटैक है वो सैटरडे को शुरू हुआ था, तो यूरोप ने अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वीकेंड चल रहा है तो इस मीटिंग को मंडे को करेंगे। लेकिन ट्रंप इस को लेकर फुली कमिटेड दिखाई दे रहा है। उसने एकदम सीधा बोल दिया है कि ईरान वालों घर के अंदर रहना, पूरे देश में बम बरसाए जाएंगे और जब ये सब खत्म हो जाए तो सड़कों पे निकलना और रेजिम चेंज कर देना। ये इस्लामिक रेजिम को हटाने का तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा। Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. और इतने मैसिव डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूं कि ये अभी भी सिर्फ इस वॉर की शुरुआत है। तो अगर ये वॉर लंबी चलने वाली है तो यहाँ पे सवाल आता है कि आगे क्या होगा। देखो, ईरान में खमेनी की डेथ के बाद जो इंटरिम सुप्रीम लीडर बना था उसके भी मारे जाने की न्यूज आ रही है। ईरान सक्सेशन क्राइसिस में जा रहा है। कमांड स्ट्रक्चर दिन पर दिन टूटता जा रहा है। तो यहां से सिर्फ 2 ही रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता हो सकता है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड इसका पूरा कंट्रोल ले लें। दरअसल कहा जाता है कि ईरान के अंदर हर लेवल पे सक्सेशन की प्लानिंग 4 स्टेज तक ये लोग करके बैठे हैं। और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनकी पूरी कमांड सेंटर एक होगी, लेकिन उनके अलग अलग यूनिट्स हैं जो इंडिविजुअली ऑपरेट करती हैं, तो उनका तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ईरान के अंदर बिना फौज को भेजे रेजिम चेंज करना नियर इम्पॉसिबल है। तो अगर IRGC ने कंट्रोल ले लिया तो ये और ब्रूटल और वॉयलेंट हो जाएंगे और ये और ज्यादा रेडिकल तरीके से ऑपरेट करेंगे। और दूसरा रास्ता बनता है कि रेजिम चेंज हो जाए। ईरान में खमेनी के आने से पहले शाह का शासन था और शाह की फैमिली का जो रजा पहलवी है उसने बोल दिया है कि मेरे पास पूरा प्लान रेडी है, यहाँ पर इस्लामिक रेजिम के खत्म होने का टाइम आ चुका है और ईरान पहले जैसा जो सेकुलर मॉडर्न कंट्री था वैसा बन जाएगा। We were prepared to fight the fight. There was too much blood between us and this regime. We were committed to fight regardless of outside intervention. They're thanking President Trump from actually standing on his word and acting upon his word. ट्रंप और नेतन्याहू का भी मैसेज यही है कि ईरानियन अवाम, ये तुम्हारा मोमेंट है, अपनी आजादी तुम्हें छीन लेनी चाहिए।
तो अगर ईरान बदल जाता है, यहाँ रेजिम चेंज हो जाता है, तो इसका इंपैक्ट जो है वो सिर्फ ईरान पे नहीं रहेगा, पूरे रीजन पे पड़ेगा। हिजबुल्लाह ऑलरेडी वीक है, वो और वीक हो जाएगा, हमास की फंडिंग कट हो जाएगी, हौथीज आइसोलेट हो जाएंगे, पूरा जो रेजिस्टेंस एक्सेस था वो कोलैप्स कर जाएगा और इससे गाजा जो है वो परमानेंटली बदल सकता है और जो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, ईरान की आवाम या ईरान की रेजिम। अब आते हैं इस पूरे इशू में सबसे हिपोक्रिटिकल और आयरॉनिकल बात पे जो हमारे देश के अंदर से निकल के आई। ईरान में औरतें छत पे चढ़ के नाच रही हैं, खुश हो रही हैं कि खमेनी चला गया, और भारत में लोग क्या कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं। खमेनी ने अपनी पूरी जिंदगी विमेन राइट्स को सप्रेस किया, मोरालिटी पुलिस बनाई, मासा अमीनी जैसी लड़कियों को, और यहां पर भारत में लिबरल औरतें खमेनी के लिए रो रही हैं। लिबरल बनने का ड्रामा करने वाले रेड जर्नलिस्ट इमोशनल होकर कवरेज कर रहे हैं। कश्मीर से लखनऊ तक मातम मनाए जा रहे हैं, श्रीनगर में लाल चौक पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लखनऊ में इमाम बाड़ा पे हजारों लोग इकट्ठा होकर रो रहे हैं, स्लोगन लगाए जा रहे हैं कि 1000 खमेनी और पैदा होंगे। और यही सेम चीज और पता है कौन कर रहा है, पाकिस्तानी। कराची के अंदर यूएस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तानी ने आर्म्स लेके यूएस कॉन्सुलेट पे हमला कर दिया, यूएस मरीन्स ने इनके ऊपर फायर ओपन कर दी और 12 लोग मारे गए। वैसे तो पाकिस्तानी पीएम ट्रंप की पूंछ पकड़ के नाचता रहता है, लेकिन अब यहाँ उसकी चू भी नहीं निकलेगी। और पाकिस्तान की बात से ये भी याद आया कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई डील भी हुई थी, जिसमें दोनों देश कह रहे थे कि किसी पे एक पे भी अटैक होगा तो वो दूसरे पे अटैक माना जाएगा। अब सऊदी अरेबिया में गिर रहे हैं, पाकिस्तान में अफगानिस्तान गिरा रहा है, तो ये दोनों लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? तो आइडियली तो आसिम मुनीर को ड्रेस पहन के ईरान के अगेंस्ट कूद जाना चाहिए। ऐसा होगा आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। और रही बात हमारे यहाँ के फर्जी लिबरल्स की, तो इनके चेहरे से मास्क तभी उतरता है जब बात इनके रिलीजन की आती है, क्योंकि तब ये एक रेड डिक्टेटर को सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं जो 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मारता हो और जिसने औरतों से उनके सारे अधिकार छीन लिए हो। और इन बेशरम लोगों के चेहरे से नकाब खिसकना बेहद जरूरी है। लेकिन इस पूरे के पूरे अटैक को देखकर एक बात बहुत क्लियर है, ये दुनिया हमारी आंखों के सामने बदल रही है। मीम्स और मिसाइल एक साथ दागे जा रहे हैं और ये चीज अभी रुकने वाली तो नहीं दिख रही है। बाकी आउटस्किल की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और वहां पर रजिस्टर करके इनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।